महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी बवाल मच गया है। इस बार वजह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के खिलाफ शिकायत लेकर बीजेपी के विधायक और मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे हैं। आरोप लगाया गया है कि अजीत पवार बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह 25 से 27 मई तक महाराष्ट्र के दौरे पर थे। अब बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों का दावा है कि अजीत पवार उन उम्मीदवारों को मजबूत कर रहे हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराया था। इससे आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। इससे एक बार फिर यही संकेत मिलते हैं कि महायुति के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच तनाव विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां दोनों दलों की मजबूती उपस्थित है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम महाराष्ट्र में 70 में से 28 सीटें जीती, जबकि एनसीपी ने 15 सीटें जीती थी। इसी तरह मराठवाड़ में बीजेपी ने 46 में से 19 सीटें हासिल की और एनसीपी ने 8 सीटें जीती। बीजेपी नेताओं को चिंता है कि अजीत पवार की एनसीपी पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे, सांगली और पिंपरी चिंचवड जैसे जिलों में और मराठवाड़ा में परभाड़ी, जालना और बीड़ में भाजपा के कब्जे वाले स्थानीय स्वशासन निकायों को निशाने पर ले रही है। इससे बीजेपी विधायकों और मंत्रियों में असंतोष बढ़ गया है और कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को कानपुर दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने 16 घंटे का व्यापक यातायात डायवर्जन लागू किया है। ये डायवर्जन 30 मई की सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आसपास के 10 जिलों से आने वाली भारी वाहनों को कानपुर नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। डीसीपी टैरिफ रविंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही 25 पार्किंग स्थल कार्यक्रम स्थल के आसपास बनाए गए हैं, जहां आम जनता वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल तक जा सकेगी। कानपुर की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्नाव, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज और हरदोई से आने वाली भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के रावलकोट में पुलिस और बागियों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान 4 बागियों की मौत हुई है, वहीं 2 पुलिसकर्मियों ने भी जान गंवाई है। घटना पीओके के रावलकोट के हसनकोट इलाके की है, जहां स्थानीय पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान बागियों और रावलकोट पुलिस के बीच फायरिंग हुई। बागियों ने पुलिस पर गोलीबारी के अलावा बम भी फेंके। बागियों के बम फेंकने की वजह से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 6 घायल हैं। इनका इलाज सीएमसी रावलकोट में चल रहा है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मरने वालों में जरनोश नसीम और उसके साथी हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सरकार आतंकवादी बता रही है। पिछले साल ही जरनोश नसीम को पाकिस्तानी सेना द्वारा गायब करने पर पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुआ था। मृतक जरनोश नसीम पीओके का मानवाधिकार एक्टिविस्ट है और पाकिस्तानी सेना द्वारा पीओके में लोगों का उत्पीड़न करने और उन्हें गायब करने का मुद्दा उठाता था और विरोध प्रदर्शन करता था। इसी साल अप्रैल में पीओके में पाकिस्तानी सरकार के गृह मंत्री ने जरनोश और उसके साथियों पर आतंकी गतिविधि में शामिल होने और कुछ महीने पहले पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाया था। हालांकि जरनोश का किसी भी आतंकी संगठन के साथ संबंध अब तक स्थापित नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ईस्ट के बीजेपी के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार को रणबीर सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। दरअसल रणबीर सिंह पठानिया उधमपुर में एयरफोर्स स्टेशन की ओर से जारी की गई एक नोटिस के विरोध में उतरे लोगों के साथ खड़े थे। इस नोटिस में एयरफोर्स स्टेशन ने स्टेशन के साथ लग रही सड़क के चौड़ीकरण को लेकर वहां बनी दुकानों और घरों को खाली करने के निर्देश दिए थे। इस नोटिस के विरोध में उधमपुर में लोग सड़कों पर थे, जिनके समर्थन में रणबीर सिंह भी उतर आए थे। यहां आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब उधमपुर में ये एयरपोर्ट आया तो बिना किसी मुआवजे और कनेक्टिविटी के ये सड़क दी गई। उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि किसी भी जमीन तब तक नहीं ली जा सकती जब तक उसे सरकार एक्वायर ना करे और उसका कंपनसेशन लोगों को ना मिले। बता दें कि रणबीर सिंह पठानिया उधमपुर पूर्व से बीजेपी के विधायक हैं, साथ ही एक वकील भी हैं। वो 2015-16 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित भी हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों पर गौरव ने सफाई दी है। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि कुछ बातें साफ करना जरूरी है। मेरी पत्नी पब्लिक पॉलिसी की जानी मानी विशेषज्ञ हैं। वो आज से लगभग 14-15 साल पहले 1 साल के लिए इंडिया एशिया प्रोजेक्ट से जुड़ी थी, जो दक्षिण एशिया के लिए काम कर रहा था। उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 1 साल पाकिस्तान में रही और उसके बाद भारत आई और उस प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने कहीं दूसरी जगह नौकरी ले ली। गौरव गोगोई ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि मैं भी 2013 में एक बार पाकिस्तान गया हूं। इसको लेकर वो बार बार बयान दे रहे हैं। वो लोग रूटिंग मानहानि जैसा काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर बार बार सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट 10 सितंबर को दिया है और ये पूरी फ्लॉप फिल्म होगी। इसके अलावा गौरव गोगोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री जो मुझे दूसरे देश से जोड़ते हैं, मेरे जासूस होने जैसी बातें करते हैं, उन्होंने शायद मेरा कोई बॉडी डबल देखा है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर आक्रामक तौर पर हमला करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि राज्य की राजनीति में मेरी भूमिका कम ही रही है, राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा रही है। डिलिमिटेशन के दौरान मेरी ही लोकसभा के 2 टुकड़े किए गए। जो बातें वो मेरे बारे में कह रहे हैं, उससे उन्होंने मेरा कद काफी ऊंचा कर दिया है। जिन लोगों को मन में इस बात का भ्रम था कि मैं राज्य की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं हूं, असम के मुख्यमंत्री ने ही बार बार मुझ पर सवाल उठाकर ये साबित कर दिया, लोगों के उस भ्रम को तोड़ दिया। उन पर मानहानि क्या करना, उनका पार्टी ही मानहानि है। आज से लगभग 14-15 साल पहले, आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो 1 साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण एशिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, वो 1 साल उस समय आज से 14-15 साल 11 में तब वो 1 साल वहां पे थी और दक्षिण एशिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर 1 साल वो पाकिस्तान में रही और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई और तब से वो काम करी और फिर उन्होंने 15 में एक नई नौकरी ले ली। तो अगर उन्होंने या मैंने जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में एक डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की आलोचना की और कहा कि अब आतंकवादियों को अपनी हरकतों की कीमत पनामा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए थरूर ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ महिलाओं ने रोते हुए कहा है कि हमें भी मार डालो। आतंकवादियों ने जवाब दिया कि नहीं, वापस जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमने उनकी चीखें सुनी और भारत ने फैसला किया कि हमारी महिलाओं के माथे का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। थरूर ने भारत की बदलती रणनीति पर जोर देते हुए कहा कि हाल के सालों में हमारी रणनीति में जो बदलाव आया है वो ये है कि आतंकवादियों को एहसास हो गया है कि उन्हें अपने हमले की कीमत चुकानी होगी। हमने पहली बार सितंबर 2015 में उरी हमले के बाद नियंत्रण रेखा यानी कि को पार कर एक आतंकी ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक भारत द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही थी जो पहले कभी नहीं की गई। यहाँ तक कि कारगिल के दौरान भी हमने एलओसी पार नहीं किया था, लेकिन उरी हमले के बाद हमने ऐसा किया। फिर जनवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ। थरूर ने वैश्विक समुदाय से एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपील की है और भारत के संकल्प को दोहराया कि वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी कार्यवाही अब पहले से कहीं अधिक निर्णायक I would not blame the entire government. Some of you have asked me, and I think I'll answer that question now, why it is that we were so sure that these terrorists had come from Pakistan. There are 3 reasons, my friends. The first is that we have seen a pattern for almost 4 decades of repeated terror attacks, which have been always denied by Pakistan and then proven to involve people based in, created by, armed by, financed by, guided by Pakistan, by elements in Pakistan. I will not blame the entire government or the state. There are elements in the military establishment of that state that have done this. You all remember the horrors of Mumbai in 2008. You all remember 170 people being killed in 3 or 4 locations, innocent people at hotels having dinners and celebrations who were killed in pursuance of this malign agenda. You all remember how Pakistan claimed that they did not know where Osama bin Laden was and that they thought he was dead, and he was found in a safe house right next to an army cantonment in a city that is a headquarters, a major garrison of the Pakistan army.
This has been the record of Pakistan time after time after time. So our first set of reasons is when there is a pattern established and proven over many decades, you have no reason to disbelieve that such. साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स की माने तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक्टर राजेश का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो 75 साल के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। खबरों की माने तो राजेश को ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। राजेश एक पॉपुलर एक्टर थे और उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया था। राजेश ने तमिल फिल्म अबल ओरू थोडार कथाई से अपनी अभियान की शुरुआत की थी। राजेश ने 1979 में फिल्म कन्नी परुथवेली में नायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने के बालाचंदर की फिल्म अचमिल्ली अचमिल्ली में भी रोल किया था, मेन रोल प्ले किया था। 47 सालों के लंबे करियर में उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में मेन और सपोर्टिंग रोल प्ले किया है। राजेश एक ऐसे कलाकार थे जो नायक से लेकर डबिंग आर्टिस्ट, लेखक और टीवी कलाकार तक हर रोल में चमके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां कोरोना से संक्रमित पहला मरीज मिला है। लखनऊ के आशियाना में एक 60 साल के बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वो हाल ही में उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा करके लौटे हैं। इसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, उनकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और खतरे की कोई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि आशियाना इलाके में रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग अपने परिवार के साथ बीते दिनों उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा पर गए थे। इसके बाद जब वो घर लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में ले जाया गया। इस दौरान जब उनका कोविड टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लखनऊ में कोरोना की एंट्री के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जैसे लक्षण दिखने वाले मरीजों को कोविड जांच के निर्देश दिए हैं ताकि समय रहते इससे निपटा जा सके। अस्पतालों को ज्यादा से ज्यादा कोविड जांच कराने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और सावधानी बरतें। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड के लक्षण होने पर अस्पतालों में जांच अवश्य कराएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आज कहा कि आतंकवाद का कारोबार करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी आगे बढ़ गया है। हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने पीओके के जरिए पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पीओके का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, उन्हें बस भटकाया जा रहा है। पीओके हमारा ही अंग है और मेरा विश्वास है कि एक दिन पीओके खुद कहेगा कि मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पीओके हमारे लिए वैसा ही है जैसे महाराणा प्रताप के लिए उनके छोटे भाई शक्ति सिंह थे। उन्होंने शक्ति सिंह के लिए कहा था कि वो भले ही अभी अलग हो गया है पर हमारा ही भाई है, कहीं भी जाएगा लौटकर हमारे पास ही आएगा। वैसे ही पीओके हमसे कुछ समय के लिए बिछड़ गया है पर लौटकर वो हमारे भाई हमारे पास ही आएगा। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के निजामपुर गांव के छात्र रामकेवल को एक विशेष बधाई पत्र और उपहार भेजे हैं। रामकेवल हाल में गांव का पहला छात्र बना है जिसने 10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। दलित लड़के को पत्र और स्मृति चिन्ह 28 मई को स्थानीय सांसद तनुज पुनिया के रामसनेही घाट तहसील के अहमदपुर ग्राम पंचायत में स्थित निजामपुर के दौरे के दौरान सौंपे गए। राहुल गांधी ने छात्र की उपलब्धि को पूरे गांव के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और चुनौतियों पर काबू पाने में उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि आपकी उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत है बल्कि निजामपुर गांव के लिए एक ऐतिहासिक अवसर भी है।
गांव में राहुल गांधी का संदेश पेश करते हुए सांसद तनुज पुनिया ने व्यक्तिगत रूप से रामकेवल को बधाई दी और छात्र की आगे की शिक्षा के लिए उसके परिवार को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। पुनिया ने कहा कि रामकेवल जैसे प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि उन्हें वो उच्च शिक्षा मिले जिसके वो हकदार हैं और अपने गांव, जिले और राज्य का नाम रोशन करें।